सीटेट का एग्जाम आपको 7 सितंबर को देखने को मिल रहा है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आज आपके सेशन में क्वेश्चन के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको कैसे उस पे राइट आंसर पे जाना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पेपर 1 और पेपर 2 की मैथ पेडागोजी सेक्शन। और सबसे पहले हम समझते हैं कि पेडागोजी क्या होता है। पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की लगभग मिलती जुलती होती है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएस हो, साइंस हो, मैथ हो, कि किसी भी सब्जेक्ट को जब टीचर पढ़ाएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की अप्रोच क्या होती है, ये सब हम पेडागोजी में सीखते हैं। मैथ्स को हम कैसे बच्चे को समझाएंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट। इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे समझाएंगे, साइंस को हम बच्चे को कैसे समझाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको। हमने साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, प्लांट में कैसे समझाएंगे। तो किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ाते कैसे हैं वो हम पेडागोजी में सीखते हैं। और पेडागोजी में हमें क्या पढ़ाना है बच्चे को वो हमें एनसीएफ सिखाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आया था। एनसीएफ हमें ये बताता है कि आप टीचर हो और आपको बच्चे को ये सब्जेक्ट इस बार ऐसे पढ़ाना है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेने हैं साइंस में जो भी उसमें, वो पेडागोजी हमें बच्चे को हम कैसे समझा रहे होते हैं वो बताते हैं। हम क्वेश्चन के द्वारा सीखते हैं कि हम एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम उसमें कैसे सीखेंगे, कैसे उस ऑप्शन को कर रहे होंगे। तो बाल केंद्रित कक्षा किसके इर्द गिर्द होती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टीचर, बी ऑप्शन है चाइल्ड, प्रिंसिपल एंड फादर। 2005 से पहले जो कक्षा होती थी, क्लासरूम होती थी, वो टीचर सेंट्रिक होती थी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, लेक्चर मेथड, लेक्चर दे रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं है बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन एनसीएफ आने के बाद जो चेंज हुई है हमारे करिकुलम में, चेंज होने के बाद हमें ये पता चलता है कि अब क्लास है ना बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के ध्यान में रखते, उसकी जो उम्र है, उसके लाइव एग्जाम्पल है आसपास, उसके द्वारा उसको समझाओ। तो हमें ये इसका जो बाल केंद्रित कक्षा होती है ना, तो वो बालक के ही इर्द गिर्द होती है। हम बच्चे को खड़ा करके कल उसने क्या किया, वो कितनी दूर ट्रैवल करके स्कूल आया है, डिस्टेंस कितनी है, तो हम अगर उसे रियल लाइफ के जो उसके एग्जाम्पल है वो बात करेंगे तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ जाएगा, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहले मैथ का टीचर आ रहा है, वो फॉर्मूले लिखवा रहा है, बच्चे को समझा ही नहीं रहा कि आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आप किलोमीटर स्पीड है, डिस्टेंस है, वो थ्योरी, फॉर्मूला लिखवाया, सॉल्यूशन कराया और चल दिया। तो आज के समय में ये चेंज हुआ है कि क्लास में बच्चे को उसके आसपास के जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा उसको समझाया जा रहा है। तो ये हमारा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है जिससे बच्चा समझ पा रहा है और वो अपनी जो क्रिएटिव है उसमें चेंज ला पा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, गणित में आकृतियां जो शेप्स होती है वो बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड पे चित्र बना के। बच्चा आया, उसने बोर्ड पे चित्र बनाया, क्या इससे बच्चा सीख पाएगा? जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो तो सीख जाएगा, लेकिन जो एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, उनको हम कैसे एंगेज रख सकते हैं क्लास में? हमें तो उनके बारे में भी सोचा है, सभी बच्चों के बारे में सोचना है। हमें क्लास में इंटेलिजेंट को ग्रो नहीं कराना, वो तो अपने आप पढ़ लेता है, लेकिन जो बच्चे एवरेज है, जो बिलो एवरेज है, उनको भी हमने उनको कोई ऐसा मेथड से उनकी क्रिएटिविटी, लाइव एग्जाम्पल देना। जैसे हमने बोतल दे दी, ये ले गए क्लास में कि आप यहाँ से सिलेंडर ये होता है, इसमें वॉल्यूम है, एरिया है, एरिया तो वो होता है जो ये स्पेस गिर रहा है,
जो इसके अंदर सामान जा सकता है, और वॉल्यूम ये है कि जितना ये स्पेस ले चुका है। तो हमें बच्चे को लाइव एग्जाम्पल देना है। हम कभी फुटबॉल ले गए कि ये स्फीयर का एग्जाम्पल है, तो अलग अलग एग्जाम्पल हम लेके जा सकते हैं क्लास में, कोई मना ही नहीं है, जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए। तो इसका ए ऑप्शन तो है ड्राइंग। अब बच्चा नोट्स भी बना सकता है। जब 2012-13 में जब एजुकेशन हमारी चेंज हो रही थी धीरे धीरे, तो बच्चे नोट्स बनाया करते, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, 11th क्लास के। रजिस्टर भर रहे हैं, 1 भर दिया, 2 भर दिया, 4 भर दिया, लेकिन उससे भी क्लास के सभी बच्चे कोई रिवीजन नहीं कर पाता था। कोई लिखा ही जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो वो इतना कुछ कर नहीं पाते थे। तो इसमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सी ऑप्शन है यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। हम उनको रियल लाइफ समझा सकते हैं। रियल लाइफ क्या होता है? रियल लाइफ कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। जैसे कि आप छत पे हो और आप मोबाइल में मैसेज कर रहे हो, काजल से कर रहे हो, सर्वेष्टा से कर रहे हो, किसी से भी आप मैसेज कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो, मुझे आप अच्छे लगते हो, ये है वो, तो ये प्यार कौन सा है? ये प्यार है एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त। और यही डायरेक्ट आप अपनी छत पे खड़े और सामने वाली कोई लड़की है, उससे आप बात कर रहे हो कि इशारे से हेलो, पसंद है, नंबर एक्सचेंज हो गया, तो वो क्या हो गया? कंक्रीट। तो बच्चा कंक्रीट एग्जाम्पल से समझता है, जो उसके पास चीजें हैं आसपास उसकी रियल लाइफ में। वो सुबह घर जा रहा है, शाम जा रहा है, सन है, टायर है, गाड़ी है, साइकिल है, पेंसिल है, पेन है, जो भी उसको समझा सकते हो समझा दो। तो जो कॉन्क्रीट है, मूर्त एग्जाम्पल है ना, बच्चे उससे जल्दी समझते हैं। तो इसका आंसर है यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हम बच्चे को दिखाएंगे, समझाएंगे, उसके आसपास होएगा, वो कनेक्टिविटी कर पाएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा होगा। पढ़ाने के दौरान सीखने की जांच के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो 2 तरीके से चेक कर सकता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 तरीके से असेसमेंट हो सकता है, नंबर 1 फॉर्मेटिव और नंबर 2 समेटिव। अगर आप टीचर पढ़ा रहा है, उसको एक चैप्टर खत्म हो गया, उसने टेस्ट ले लिया, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, फिर टेस्ट लिया, तो वो टाइम टू टाइम चेक कर रहा है कि मैंने अभी ये चैप्टर खत्म करा है, तो क्लास में कितने बच्चे को समझ में आ रहा है। और समेटिव असेसमेंट वो होता है जो कि आपके साल के एंड में होता है। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आप सीख नहीं कर सकते, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों में चेंजमेंट है। तो पढ़ाने के दौरान अगर टीचर पढ़ा रहा है, उसने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो चेक कर रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पढ़ाने के दौरान हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है पढ़ाने के दौरान, जिससे कि वो पता चल पाए कि जो टीचिंग प्रोसेस है, जो हम समझाना चाह रहे हैं बच्चे को, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा। जैसे कि अगर आप सीटेट के बाद जॉब लग गए टीचर, और आप अपने लिए, आपके पेरेंट्स आपकी वाइफ ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिलेंगे, देखेंगे लड़की ने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या उसने टीचिंग में कर रखा है, या उसकी फील्ड क्या है, क्या वो घर का खाना भी बना लेती है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो पूछ रहे हैं 1 मीटिंग में, 2 मीटिंग में, 3 मीटिंग में। लेकिन अगर वो आपकी डायरेक्ट शादी करवा दे, तो क्या चेंज हो सकती है फिर आपकी वाइफ? नहीं हो सकती। तो यही चेंज होता है कि अगर टीचर बीच में वो असेसमेंट ही नहीं कर रहा कि जो मैंने पढ़ाया बच्चे को कनेक्ट हो पा रहा है, वो अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो फिर वो टीचर के पढ़ाने का फायदा ही क्या है? कोई फायदा नहीं है। और अगर टीचर चेक ना करे और 1 साल के बाद डायरेक्ट वो पूरा साल पढ़ा रहा है और 1 साल के बाद टेस्ट लिया और पूरी क्लास फेल, तो वो समय तो दोबारा आएगा नहीं।
तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसमें टाइम टू टाइम 15 दिन में, 20 दिन में सेशनल होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, जिससे बच्चा को अपनी कमी महसूस हो और वो इंप्रूव कर सके। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नंबर 4, जब 5 को शून्य से भाग किया जाता है तो क्या होता है? हम बच्चे को, हमें 5 को शून्य से डिवाइड करना है। अब बच्चा तो समझ नहीं पा रहा कि हम 5 को शून्य से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया। हम बच्चे को यह समझा सकते हैं कि तुम क्लास में 15 बच्चे हो और हम 15 बच्चों के लिए, अगर 6th क्लास में बच्चा है तो वो चॉकलेट, खुश हो जाता है, चॉकलेट आ गई सर मेरे लिए, चॉकलेट लाए हैं। बर्थडे या किसी बच्चे का जब बर्थडे होता है वो सभी को क्लास में, अपने सभी दोस्तों को चॉकलेट या टॉफी दे रहा होता है। तो एक पैकेट में 90 टॉफी है, बच्चे क्लास में 15 है, तो हम बच्चे को बता रहे होंगे ना कि हम 90 हमारे पास टोटल टॉफी है और 15 बच्चे हैं, तो पर स्टूडेंट 6 टॉफी को डिवाइड करो, 6 से एक बच्चे को, दूसरे को 6, तो ऐसे हमारा एक पैकेट अपनी क्लास में यूज हो जाएगा। तो हम बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहे होंगे कि अगर हम 90 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं और 6 आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 = 15 गुना 6, 15 गुना 6 90 और 90। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? क्या ये डिफाइन करेगा? मैथ में 2 चीजें बहुत गलत होती है। एक तो किसी भी नंबर के आगे 0 आ जाए, ये सबसे गंदी चीज होती है, इसको बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये क्या होता है। पर हम हायर एजुकेशन में 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू समथिंग? जब आप 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 तो आएगा ही नहीं। तो 5 को जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आता है, क्योंकि 90 को जब हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं और पर बच्चे 6 टॉफी आ रही है, इसलिए हम जब 15 को 6 से गुना करते हैं तो वो 90 के इक्वल आ गया। हम यहाँ पे 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले, और 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वो 5 आएगा? नहीं आएगा, वो 0 ही आएगा। इसलिए नॉट इक्वल टू है, तो ये नॉट डिफाइन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच स्किल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद लर्निंग मैथमेटिक्स? गणित सीखने में सबसे अधिक जुड़ा हुआ कौशल कौन सा है? मेमोराइजेशन, क्या हम उसको याद करके सीख सकते हैं मैथ में? लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, पब्लिक स्पीकिंग, जा रहे हैं पब्लिक में स्पीच दे रहे हैं, नेता वगैरह बन रहे हैं, या ड्राइंग, चित्रकारी? तो मैथ, गणित सीखने में सबसे अधिक जुड़ा हुआ कौशल, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, मेमोराइजेशन नहीं करना, आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखनी, आपको ड्राइंग नहीं करनी, आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी है, तार्किक सोच रखनी है कि कोई प्रॉब्लम आ गई उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, वो आप मैथ्स में सीखते हैं। वो आप गणित आपने सीखा है, आपने गणित को 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक कॉलेज में पढ़ा है, तो आपका जो माइंड है वो लॉजिकल थिंक पे चलने लग जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो आप सीख जाते हो। तो इसका आंसर होगा लॉजिकल थिंकिंग। पैडागोजी का व्यापक अर्थ क्या है? अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि पैडागोजी को हम कहते हैं जो हमें किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में पैडागोजी हमें बताती है। तो सिलेबस, पैडागोजी का अर्थ क्या सिलेबस होता है? नहीं। गृह कार्य, हमने बच्चे को गृह कार्य दे दिया, क्या ये सफिशिएंट है पैडागोजी का अर्थ? सोचो। नेम ऑफ एन एग्जाम, परीक्षा का नाम हमने बता दिया, आप 10th क्लास में हो, NTSC दे रहे हो, आप 12th में हो, CDS का NDA का एग्जाम दे रहे हो, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं। टीचिंग मेथड एंड असेसमेंट, तो ये जो ऑप्शन डी है टीचिंग मेथड एंड असेसमेंट, ये पैडागोजी का सही अर्थ है। इसका जो मूलभूत जो बेसिक है ना वो यही है कि शिक्षण विद्या, कि हम कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे कोई टॉपिक को एग्जाम्पल से, या हम उसका मूल्यांकन कैसे कर रहे होंगे। तो पैडागोजी का व्यापक अर्थ है शिक्षण विद्या और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण विधियों में करके सीखना क्या दर्शाता है?
यहाँ पे तो अगर मैं आपको पेडागोजी के बारे में पढ़ा रहा होता तो मैं यहाँ से शुरुआत करता, पर मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल क्वेश्चन कराए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपका एक आईक्यू डेवलप हो चुका है कि सीटेट में मेरे को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शिक्षण वीडियो में करके सीखना क्या दर्शाता है, तो ट्रेडिशनलिज्म ये तो नहीं दर्शाता, मेमोराइजेशन ये भी नहीं दर्शाता। सबसे पहले एनसीएफ 2005 से पहले बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद होता था, बच्चे को करके दिखाना। जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि पैर छू ले, तेरे मामा आ गया, तेरा चाचा आ गया, पैर छू लो भाई इसका। वो उसको व्यवहार में, रूटीन में वो रोज करना सिखा देता था। लेकिन अब रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है, कुछ स्किल के द्वारा, कुछ नया करो। अब आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो पेरेंट्स नहीं बताएंगे ये चीज आपको। आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, उनसे पैसे लीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट करके पार्टी करने चली जाइए। तो ये एक रचनावाद का एग्जाम्पल है, कुछ आपने नया सोचा, हटके सोचा। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाना चाह रही है, रचनावाद बनिए। आप अपने माइंड को रचनावाद बनाइए, ना कि व्यवहारवाद की जो पुराने पहले से चली आ रही है चीजें आप उसी में शामिल हो जाइए, कुछ नया ट्राई कीजिए। अगर आपको इन 8 में से आपने 7 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप सीटेट का एग्जाम मत देने जाना, कोई फायदा नहीं। अगर आपको ये 7 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए तो फायदा ही नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे तो छात्रों को अधिक या कम की अवधारणा समझने में क्या मदद करता है। हमने बच्चे को समझाना है कि कम क्या होता है, अधिक क्या होता है, तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं? पहाड़े याद करवा के समझा सकते हैं, या कहानियों के द्वारा, या कविताएं के द्वारा, या वस्तुओं की तुलना करना। हम 2 गिलास ले जाएंगे, बच्चों को पानी डालेंगे उसके अंदर, और एक में फुल गिलास पानी भरा होगा पूरे गिलास में और एक में आधे में। तो हम उन बच्चों को वस्तुओं की तुलना करना सिखाएंगे, उनके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, सामान लेके जाएंगे, कोई भी वस्तु को लेके जाएंगे। सॉरी, 2 बुक ले गए हम, एक बड़े साइज की, एक छोटे साइज की। उन एक बुक के ऊपर एक रख दिया तो समझा दिया हमने कि ये बड़े वाली बुक है और ये छोटे वाली है। या बच्चे को स्केल दे दिया, वो नाप रहे हैं कितना बड़ा हमारी नोटबुक है, और बच्चा उससे भी पहले आता है कि वो अपनी हाइट है ना उससे नाप रहा होता है कि मेरा बेंच है वो मेरी कमर तक है, जो मेरा बोर्ड आ रहा है टीचर जिसमें पढ़ा रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, मेरी हाइट तक आ रहा है। तो वो है ना अपने आप से कनेक्ट कर रहा है, और यही बच्चे को अधिक या कम की अवधारणा में मदद करवाते हैं। तो इसका आंसर है कंपैरिजन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करवाना। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण में किस पर जोर देता है? जो एनसीएफ आया था 2005 उसमें मैथ के सब्जेक्ट पर, वो मैथ शिक्षण है वो किस पर जोर देता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे, कि बच्चे को ड्रिल करवाए जाओ, टेबल्स पहाड़े याद करवाई जाओ, 4 दूनिया 8 4 3 12, उस पर जोर देता है। रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पे जोर देता है। पहले बच्चे मैथ और साइंस के जो कॉन्सेप्ट होते थे उनको रट्टा मार लिया करते, समझते नहीं थे, लेकिन अब उन्हें समझाया जा रहा है कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे उनकी कहानियां बना दी गई है, रियल लाइफ जो उनके कार्टून है या कुछ ऐसा उनको तोड़ मरोड़ के दे दिया गया है जिससे वो रियल एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, उनके माइंड को ग्रो करके उनको अंडरस्टैंडिंग कोई भी कॉन्सेप्ट है समझा दिया गया और रीजनिंग कैपेबिलिटी उनमें डेवलप कर दी गई है। या फास्ट कैलकुलेशन, उनको कैलकुलेशन बहुत तेज करनी सिखा दी गई है। तो एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण में अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, समझ और तर्क पर जोर देता है जिससे कि वो कॉन्सेप्ट को समझ भी सकता है और तर्क भी दे सकता है। तो इसका आंसर सी है। तो आप कमेंट में बताइए आप में 10 में से कितने ठीक किए और किस पोर्शन में आपको दिक्कत आई है वो बताइए, और लाइक और कमेंट जरूर करिए जिससे कि हमें मोटिवेट मिले और हम आपके लिए एक नया सेशन लेके आए। और नेक्स्ट चैप्टर हम क्या लिखे उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए।